हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपका सिलेबस है ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों के लिए। ये सिलेबस है जो कि बीटी यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। तो इस सिलेबस में आपको जो है ये 7 चैप्टर कवर करना है। पहला चैप्टर है आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इतिहास और विकास। रेलवे इंजीनियरिंग का जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है परमानेंट वे। परमानेंट वे के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, कैसा होता है रेलवे का परमानेंट वे, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद है अलाइनमेंट एंड गेज। उसके बाद रेलवे ट्रैक जियोमेट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक के बारे में स्टडी करेंगे। स्टेशन एंड यार्ड्स के बारे में एंड लास्ट में ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करेंगे पूरा। ठीक है, तो ये जो 7 चैप्टर है, इस 7 चैप्टर में लगभग आपका रेलवे इंजीनियरिंग काफ़ी कुछ आ जाएगा, बहुत लगभग आ जाएगा आपका। और ज़्यादा डिटेल में तो आप जानते हो उसके लिए आपको बीटेक का सिलेबस देखना होगा, बट ये डिप्लोमा का भी सिलेबस लगभग काफ़ी है ये। ठीक है, अब इन 7 चैप्टर में, ये तो चैप्टर हो गए 7 कि आपको 7 चैप्टर का स्टडी करना ही करना है। और जेई वगैरह एग्जाम में भी ज़्यादातर इन्हीं 7 चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग ये पूरा सिलेबस एक प्रकार से देखा जाए पूरा कवर है आपका, लगभग पूरा सिलेबस है ये। अब इन 7 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करना है उसको भी चलिए देख लेते हैं। उसके लिए ये टॉपिक के नेम दिए गए हैं जो कि वो 7 चैप्टर में यही टॉपिक हमें कवर करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इन टॉपिक की अभी मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए तो हमें पूरा चैप्टर स्टडी करना होगा। ठीक है, ये टोटल टॉपिक इन सिलेबस आपका है रेलवे में। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए हुए रेलवे का। उसके बाद रेलवे के बाद बताएंगे हम आपको ब्रिज के बारे में, ब्रिज के बाद बताएंगे टनल्स के बारे में और हाईवे के बारे में भी स्टडी करेंगे बाद में, उसके लिए अलग से बनेगा वीडियो। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, या आप कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक प्रकार से दिया हुआ है मैंने। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको 4 पॉइंट मैंने आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है मॉडर्न स्टीम इंजन was invented by जॉर्ज स्टेफेंसन ऑफ इंग्लैंड इन 1814। आधुनिक स्टीम का इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो आपका 1814 में इंग्लैंड में के जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें पहली चीज़ तो आपको ये याद करना है कि जो मॉडर्न इंजन है उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए, जॉर्ज स्टेफेंसन ने किया था। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। उसके बाद ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं। कब किया था इन्होंने, 1814 में, राइट। तो मॉडर्न स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन ऑफ इंग्लैंड इन 1814। आधुनिक स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया गया वो 1814 में इंग्लैंड के जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। सेकेंड पॉइंट ये है, विश्व की जो पहली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड वाज सक्सेसफुली रन ऑन 27 सितंबर 1825 बिटवीन स्टॉकन एंड डार्लिंगटन। विश्व की जो पहली ट्रेन की सफलता मिली थी हमें वो 27 सितंबर 1825 को मिली थी, जो कि स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था इसे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है
अगर इंडिया की बात हम करें तो भारत में जो है सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी मुंबई और थाने के बीच। मुंबई और थाने ये दो रेलवे स्टेशन हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 34 किलोमीटर है। यह 4 कोच और एक स्टीम लोकोमोटिव के साथ चली हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जेईई में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पहला ट्रेन है इंडिया में वो कहाँ से किस स्टेशन के बीच चली थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई और थाने के बीच चली थी, जिनके बीच की डिस्टेंस 34 किलोमीटर है और 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। भारत में रेलवे का जो सिस्टम है, द रेलवे सिस्टम इन इंडिया इज बिगेस्ट इन एशिया। एशिया में आप जानते हैं कि जो हमारा रेलवे का सिस्टम है वो सबसे बड़ी है, और अकॉर्डिंग टू सिंगल मैनेजमेंट के तहत देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे, ये जो दुनिया की बात, अगर विश्व की बात की जाए तो ये आपका सेकंड नंबर पे है। बात समझ में आई आपको? तो ये रहा आज आपका ये इंट्रोडक्शन इसका। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एडवांटेज ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे इंजीनियरिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ये 7 पॉइंट है जो कि आपको स्टडी करना है 7 पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट है यह हमारा जो, अब देखिए रेलवे की हम बात करेंगे, मैं आपको और बात बता दूं, रेलवे अलग चीज़ है, ट्रेन अलग चीज़ है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है रेलवे। ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ही आता है रेलवे और हाईवे। हाईवे आप लोग जानते हैं, रेलवे होता है जिस पर ट्रेन चलती है। आपका रेलवे रेल से बना हुआ जो रास्ता है, ठीक है, जो वाई सेक्शन का रेल यूज करते हैं वही तो है आपका रेलवे। उससे जो रास्ता बना दिया गया वो आपका रेलवे हो गया। तो रेलवे किसके लिए बनाया गया है, वहाँ उसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो हम ट्रेन की भी जो एडवांटेज है उसकी भी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ट्रेन, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है या हैवी सामान आपको ले जाना है कहीं पर, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हमें देती है, जो कि हमें नॉर्मल जो इजीली मोटर वाहन वगैरह से ये हमें सुविधा नहीं मिल पाती है। ये पहला पॉइंट है आपका कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने के लिए या हैवी सामानों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देती है ट्रेन। सेकंड नंबर, यह ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा मेथड है जो कि हमें काफ़ी जल्दी यात्रा ट्रैवलिंग कंप्लीट करा देती है, और यह एक अपने टाइम पे चलती है। आप जानते हैं कि जो रेलवे का डिपार्टमेंट का जो ट्रेन का शेड्यूल टाइम है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और उसी टाइम पर आपको डेली मिलेगा। और जबकि बस उसमें ऐसा नहीं होता है। कुछ बसेस का तो शेड्यूल बना हुआ है, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी बसों का एक टाइम शेड्यूल बना होगा ठीक से, वो आगे पीछे कभी भी चल देते हैं, कभी भी डिले हो जाते हैं, कभी भी कुछ। बट ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डिले किसी वजह से हो सकता है, बट एक प्रकार से टाइम फिक्स होता है ट्रेन का। तो हमें जब भी जहाँ भी जाना होता है हम अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रेन को बुक कर लेते हैं और उससे हम चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर अगर देखा जाए, यह हमें काफ़ी सस्ती रेट पर कोयला हो गया, कोल और या कोई रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, कोई भी कोयला हो गया जो कि सस्ते रेट पे हमें, या कोई रॉ मटेरियल हो गया जो कि कच्चा माल जिसे बोलते हैं, बहुत ही आसानी से हमें किसी और देश से, जो कि हमें इंडस्ट्री में काफ़ी हमें हेल्प करता है आपका ये। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी सामान
हमारे देश में नहीं है या कम है, हमें दूसरे देश से अपने देश में लाना होता है, तो वहाँ हम ट्रेन के माध्यम से लाद लेते हैं, जो कि हमें दूसरे देश में काफ़ी वो सस्ते में मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ कंट्री बाय इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड रॉ मटेरियल्स एट चीपर रेट। हमें बहुत ही सस्ती दर पर कोयले और कच्चे माल के आसान परिवहन द्वारा किसी देश के औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज लाइक फैमिलीज एंड स्कैर्सिटी। यह अकाल और बिखराव जैसी आपात स्थितियों के दौरान सामानों के त्वरित आवागमन में मदद करता है। हमें कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ जाता है तो ट्रेन के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी से सामान ले आ लेते हैं या उसे भेज देते हैं, यानी सामान का जो आदान प्रदान होता है बहुत जल्दी से होता है। या कभी मान लीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें हमें, जैसे मान लीजिए कहीं वार की तैयारी हो रही है, तो वहाँ पर जितने भी फौजीज वगैरह हैं, जिसे भी जाना है वहाँ पर, तो ये ट्रेन के माध्यम से सब जा सकते हैं जल्दी से। या मान लीजिए कभी कुछ वैसी स्थितियों में एक धर्म अलग अलग बिखरने लगते हैं, जैसे बहुत दिन पहले जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अलगाव हुआ था, उस केस में जो लोग जहाँ जाना चाहते थे वो जल्दी चले गए थे। तो वो ऐसी स्थितियों के लिए हमारा बहुत हेल्प करता है। या कभी अकाल पड़ जाए, जैसे कोई बाढ़ कहीं किसी स्टेट में आ जाए और वहाँ हमें कोई खाने की सामग्री वगैरह भेजना है, तो ये ट्रेन के माध्यम से हम जल्दी से भेज देते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखा जाए, यह हमें काफ़ी रोजगार देता है। आप जानते हैं कि ट्रेन का काम जहाँ भी, रेलवे ट्रैक जहाँ भी बनता है, वहाँ में जो लोकल के लोग होते हैं उन्हें काफ़ी वहाँ पर रोजगार मिलता है। लोकल ही नहीं सी बल्कि बाहर वाले लोग भी यहाँ पर आकर रोजगार करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और काफ़ी दिन तक चलता है और काफ़ी रोजगार हमें ये दे देता है। 6 पॉइंट ये है आपका कि यह जो ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा मेथड है जो कि हमें काफ़ी सेफ है। इसमें रेलवे में एक्सीडेंट बहुत कम होती है, एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी चीज़ टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू अदर ट्रांसपोर्टेशन मेथड में देखा जाए। यानी कि हमें जहाँ भी जाना है बहुत ही सेफ जाते हैं, हमें इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो अलग की चीज़ है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। जबकि हाईवे में क्या होता है, हाईवे में ज़्यादातर कभी भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, बट ट्रेन में ऐसा नहीं होता। ट्रेन में लोग हमेशा बिल्कुल सेफ पहुंचते हैं, टाइम टू टाइम पहुंचते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, रेलवे की जो लोड बियर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसे हमें, मान लीजिए अगर हमें इसकी कंपार्टमेंट की संख्या बढ़ानी है तो उन्हें हम ज्वाइन करके इसकी लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई सामान ले जाना है और सामान की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ इंजन, जैसा उसका डिज़ाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रहा एडवांटेज ऑफ रेलवेज। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे की। तो डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे में क्या है, अब इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, द रेलवे रिक्वायर्ड अ लार्ज इन्वेस्टमेंटल ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट होता है, या जब भी हमें रेलवे ट्रैक कहीं बनानी होती है, तो यह काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा धन यहाँ पे खर्चा होता है, और उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके लिए भी हमें अलग से रखने के लिए अलग से ओवरहेड एक्सपेंस
से जो है हमें करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और ये काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है ये कंपेयर टू हाईवे के। ठीक है, रेलवे का प्रोजेक्ट काफ़ी महंगी होती है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, यह ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से काफ़ी नुकसान होती है। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इज इट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है। क्यों? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसके लेंथ को हम कम नहीं कर सकते हैं। कभी भी ट्रैवलिंग, मान लीजिए या कभी रेलवे ट्रैक बना रहे हैं और बीच में कोई ऐसा बाधा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिल एरिया आ गया, वो प्लेन एरिया नहीं है, तो अगर हम ये देखते हैं कि उस हिल एरिया को हटाने के लिए हमें जितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो ज़्यादा है या हमें डिस्टेंस बढ़ाने से वो ज़्यादा है, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट कम होगा वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसे हम कम नहीं कर सकते हैं, इनके डिस्टेंस को हम कम नहीं कर सकते हैं और इनके जो टाइम है ये हम एक व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये, अगर हमें टाइम की बात किया जाए तो ये हमें लोगों से मतलब नहीं है कि लोगों को किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं। रेलवे अपने टाइम पे चलेगा और अपने टाइम पे जो है ट्रेन। ठीक है, इसे इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स से कोई मतलब नहीं है किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर हमें थर्ड नंबर में देखिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज अनसुटेबल एंड अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल ट्रैफिक ऑफ गुड्स। यह हमें शॉर्ट डिस्टेंस और स्मॉल ट्रैफिक के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमें कम दूरी के लिए हमें रेलवे ट्रैक बनाना है तो वहाँ ये सब ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि कम डिस्टेंस के लिए क्या होगा कि वहाँ पे कम पैसेंजर वहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे। जब कम पैसेंजर ट्रैवलिंग करेंगे तो अब हमें स्मॉल लेंथ भी अगर हमें बनाना है, वहाँ पे छोटी डिस्टेंस का भी बनाना है तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है और उस इन्वेस्टमेंट से जरूरी नहीं कि जितने भी पैसेंजर ट्रैवलिंग डेली करते हैं वहाँ से हमें कुछ धन मिल सके। इसलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस और स्मॉल ट्रैफिक के लिए ये ठीक नहीं है। नंबर 4, it involves much time and labor in booking and taking delivery of goods through railway as a compared to motor transport। मोटर ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में अगर ट्रेन में देखी जाए तो बुकिंग और डिलीवरी दोनों में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत पड़ती है इसमें। जैसे हमें कभी भी इमरजेंसी में जाना है तो हमें बिल्कुल नहीं तुरंत हमें ट्रेन का वो बुकिंग नहीं हो पाता है, इसके लिए हमें काफ़ी टाइम पहले बुकिंग करना होता है। कई बार ऐसा होता है कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो महीने 2 महीने 3 महीने पहले भी करना पड़ जाता है, तब जा कर के मिल पाता है। भाई इमरजेंसी जल्दी नहीं मिलता है। इसके कुछ और रूल्स भी दिए गए हैं बिफोर 24 आवर और 48 आवर पहले, बट उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है जो कि बुकिंग, यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे में हमें काफ़ी, यानी कि इस मेथड में जो है काफ़ी बुकिंग में प्रॉब्लम होती है और डिलीवरी में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, अब ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, वहाँ पर आज भी इसकी फैसिलिटी नहीं है। गांव में रहने वाले लोगों को ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक जो बनाया गया है वो सिटी टू सिटी बनाया गया है। सिटी टू सिटी वो ज्वाइंट करता है, वहाँ पे स्टेशन बनाए गए हैं, बट जो आसपास के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो उस स्टेशन तक ही आ सकते हैं, वहाँ से उन्हें अलग से बस या किसी और व्हीकल से जाना होता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से हम ग्रामीण क्षेत्र तक हम इसको नहीं बना सकते हैं, जबकि हाईवे में ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, छोटे छोटे मोहल्ले तक भी हाईवे बने हुए हैं, रेल रोड बने हुए हैं। बट रेलवे ट्रैक ऐसा नहीं है कि हर जगह बना हुआ है। ये सिटी टू सिटी, मेन सिटी से होते हुए ये निकल जाता है और फिर वहाँ से आपको, वहाँ से अलग से गांव के लिए आपको व्हीकल करना पड़ता है। तो ये रहा आपका डिसएडवांटेज ऑफ रेलवेज। अब हम बात करते हैं हाईवे ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट, दोनों में क्या कंपेयर है, दोनों में क्या कंपेयर है। तो इस स्लाइड में आपको दिखेगा हाईवे ट्रांसपोर्ट और दूसरे स्लाइड में आपको दिखेगा रेल ट्रांसपोर्ट। दोनों का हमने एक साथ कर दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंट देखिए, ये आपके पास है। नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर देखा जाए हाईवे ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, हाईवे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यह पैदल चलने वाले और अन्य डिफरेंट टाइप्स के जो व्हीकल होते हैं उसका हम यूज कर सकते हैं हाईवे पे, जबकि रेलवे में, रेल ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। यह केवल ट्रेन के लिए ही डिज़ाइन की गई है। हम जो पहले पॉइंट पे लिखे हैं इसकी बात बाद में करेंगे, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट किए हुए हैं पहले। इट इज़ ओपन टू ऑल टाइप ऑफ वेहिकुलर व्हीकल्स इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियंस। यह पैदल चलने वाले सहित सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला होता है, जबकि रेल ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। ये जो डिजाइन किया गया है वो ट्रेन के लिए ही किया गया है। थर्ड नंबर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेंटेनेंस इज लेस। हाईवे ट्रांसपोर्ट में इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी लेस होता है, मेंटेनेंस भी काफ़ी लेस होता है, जबकि रेलवे के साथ ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेंटेनेंस इज मोर। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी और इसका मेंटेनेंस भी दोनों काफ़ी अधिक है। नंबर फोर्थ पॉइंट, स्टीपर ग्रेडियंट अप टू 1/30 एंड रिलेटिवली शार्पर कर्व में भी प्रोवाइड। इसकी बात हम फिगर बना के करेंगे डिस्कस अच्छे से, ठीक है। परमानेंट वे भी काफ़ी, इसलिए मैंने पहले पॉइंट और ये पॉइंट को भी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट, बीइंग मोर फ्लेक्सिबल इट मे इवन सर्व डोर टू डोर। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से डोर टू डोर हमें फैसिलिटी देती है। आप जानते हैं हाईवे ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी होती है बिल्कुल डोर टू डोर होती है। गांव में भी है, शहर में भी है, मोहल्ले में भी है, हर एक जगह आपको मिलेगा रोड। बट ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बीइंग लेस फ्लेक्सिबल, मैंने आपको पहले भी बोला इनफ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये केवल एक निर्धारित जो स्टेशन है बस वहीं तक हमें लेके जाता है। बीइंग लेस फ्लेक्सिबल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन फिक्स्ड स्टेशन। हमें केवल फिक्स्ड स्टेशन तक ही लेके जाता है, बाकी वहाँ से आपको डोर टू डोर अलग से हाईवे ट्रांसपोर्ट के मेथड से हमें जाना होता है। अगला पॉइंट, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट मोर। यह पर्यावरण को अधिक प्रदूषित करता है। जो आपका हाईवे ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, काफ़ी प्रदूषित करता है उसको, जबकि ट्रेन के साथ ऐसा नहीं है। इट्स पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट्स लेस। यह वातावरण को कम प्रदूषित करता है। यानी हमें एक एडवांटेज तो है कि रेल ट्रांसपोर्ट में हमें यह हमारी इन्वायरमेंटल को बहुत ही कम प्रदूषित करता है, जबकि हाईवे ज़्यादा प्रदूषित करता है। सेकंड लास्ट, हाईवे ट्रांसपोर्ट ऑफ कंट्रोल्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर्स। जो हाईवे ट्रांसपोर्ट है उसे हमें जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है, यानी हमें प्राइवेट सेक्टर के लोग इसे ज़्यादा चलाते हैं, जबकि आपका जो रेल ट्रांसपोर्ट है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। इट्स पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंटल लेस, इसको मैं बता चुका हूँ। रेलवेज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
जो रेलवे की कंट्रोलिंग होती है वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। लास्ट, इट इज सुटेबल फॉर लाइटर गुड्स एंड फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ओवर सॉल्ट। यह हल्का सामान और छोटी यात्री करने वाले यात्रियों के लिए उपयुक्त है। अगर आपको कम वेट का सामान लेके जाना है या छोटी डिस्टेंस की ट्रेवलिंग करना है तो उसके लिए हाईवे ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देती है, बहुत ही अच्छा होता है। जबकि रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यह हैवी सामान के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवलिंग करने के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, तो अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। हाईवे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, न्यूमेटिक टायर और ट्रैक्टिव प्रतिरोध का 5 गुना अनुभव होता है। सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि हाईवे में क्या होता है, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है और एक मोशन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मोशन को क्या करे, रजिस्ट करे, उसे रोकने की कोशिश करें। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ हमारा व्हीकल मान लीजिए हाईवे पे मोशन में है, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो रुक जाता है जल्दी से। जबकि रेलवे ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें भी जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। ठीक है, तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस होता है इसका, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस काफ़ी इसका लेस होता है रेल ट्रांसपोर्ट का, जबकि हाईवे में ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? तो ये रहे आज के पॉइंट। और अब हम बात करेंगे गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के मेथड हैं वो 4 टाइप से होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के हैं। पहला है आपका हाईवे ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। सेकेंड नंबर है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। थर्ड नंबर है आपका एयर ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट फोर्थ कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम्स। ये 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट है। देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। चाहे वो सामान भी कोई हो सकता है या पैसेंजर्स यात्री हम लोग भी हो सकते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट देखो 2 टाइप से होता है, एक हाईवे होता है, एक रेल ट्रांसपोर्ट होता है। हाईवे के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट। और रेल ट्रांसपोर्ट का आपका चल ही रहा है। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जो हमारे इस अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे हो। तो अर्थ के सरफेस पे 2 ही ट्रांसपोर्ट है, एक आपका हाईवे है और दूसरा है आपका रेल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, हाईवे की बात करें तो हाईवे पे क्या क्या चलता है, ऑटो हो गया, बसेस हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, टैक्सी हो गया, ये सब क्या होता है, हाईवेज पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट है। जबकि रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें आपका मेट्रो हो गया, MRT हो गया, MTR हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब क्या है आपका है, रेल ट्रांसपोर्ट है। सेकंड नंबर की बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपका उसमें इनलैंड, कोस्टल एंड ओशियन ये चीज़ होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं जिसमें हम बोट वगैरह हो गया, पनडुब्बी हो गया, जहाज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें। और आर्टिफिशियल प्रकार से जो हम लोग बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि हम उसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए हम यूज करते हैं, यानी उसमें हम पानी में ही चलता है ये। नंबर 3 है एयर ट्रांसपोर्ट जो कि हवा में चलता है। यानी कि ये तो क्लियर है कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे चलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पानी में चलता है। एंड एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हवा में चलता है। जैसे आपका जेट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। एंड लास्ट 4th नंबर है कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम। कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम क्या होता है, जो आपका कंटिन्यू फ्लो होता रहे। जैसे एग्जांपल पाइपलाइंस हो गया। तो पाइपलाइन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का मेथड है आपका,
कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसको कि पाइपलाइंस में बहुत सारी चीज़ें हम जो है फ्लो करते रहते हैं, जैसे सीवेज हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, स्टीम हो गया, हीट हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो कि पाइपलाइन के माध्यम से जाता है। बेल्ट केबल भी क्या है, ट्रांसपोर्ट है। कन्वेयर्स, ये भी क्या है आपका, ये सब कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ यहीं पर। सेकेंड चैप्टर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परमानेंट वे। तो वैसे मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये सब टॉपिक्स जो है बहुत ईजी टॉपिक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, अभी थ्योरी का ही चैप्टर चल रहा है इस समय। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, परमानेंट वे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, जिससे आपको न्यू वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास।